गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज आपके लिए लेकर के आया हूँ इंडियन हिस्ट्री की जीके। और ये सब्जेक्टिव टाइप हमारी होती है, आपको पता ही है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। आज हम आपको बता दें, हम फर्स्ट में तुगलक वंश से स्टार्ट करेंगे अपने वीडियो को। प्राचीन भारत पहले ही ख़त्म हो चुका है, अब हम मध्यकालीन भारत में चले हुए हैं। तो यहाँ से तुगलक वंश के बारे में हम आपको बताएंगे, उसके बाद में कुछ और वंश आएंगे आपके। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। तो चलते हैं तुगलक वंश पर। तुगलक वंश का जो काल है वो 1320 से 1398 ईस्वी तक रहा है। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। क्वेश्चंस बन जाता है, 2 क्वेश्चंस यहाँ से बन चुके हैं। कैसे कि जो तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1320 से 1398 ईस्वी तक। अच्छा, जो तुगलक वंश का जो राजा हुआ था वो कब दिल्ली का राजा बना? 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसका नाम क्या था? उसका नाम था तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक था। तो इस तरीके से यहाँ से इसी लाइन से आपके 3 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय के लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः गयासुद्दीन प्रथम शासक था नहरों का निर्माण करवाने वाला। जो गयासुद्दीन था वो नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं। ये आपकी योजनाएं हैं। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327 ईस्वी, राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 ईस्वी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 ईस्वी, खुरासन एवं कराचिल का अभियान। तो ये 4 योजनाएं जो थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने इन 4 योजनाओं को अंजाम दिया था। इससे आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स। गयासुद्दीन तुगलक जो था, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया शहर स्थापित किया, रोमन शैली में निर्मित। इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पर। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य था। मोहम्मद तुगलक जो था वो सर्वाधिक शिक्षित था, विद्वान था और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्तपिपासु कहा गया। वो बड़ा ही क्रूर राजा यहाँ का साबित हुआ। इससे आगे मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, तांबा धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपये टका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मैनियर्स की संज्ञा दी। प्रिंस ऑफ
मेनियर्स। किसने संज्ञा दी इसे? एडवर्ड थॉमस ने। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहिला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इब्न बतूता की जो पुस्तक का नाम था वो रेहिला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना, डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभा सूर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं और कुछ जानकारी आपको देते हैं फ्रेंड्स। हम मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। विजयनगर की स्थापना के बाद महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में, बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने के आदेश दिए। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जो जजिया था वो लागू किया था, तो ये भी एक कर था आपका। इससे आगे चलते हैं। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना की। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय में थे। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। इसे सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बरनी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान उपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया। नेक्स्ट, इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए। इसे अद्दा और विख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में
कोटला फिरोजशाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। इससे नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंड्स। तैमूर लंग ने सुल्तान नासरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासरुद्दीन के समय में ही मलिकू सर्स्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण करके एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अब आते हैं सैयद वंश पर। सैयद वंश का जो शासनकाल था वो 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। खिज्र खां जो था इसका संस्थापक रहा सैयद वंश का। इसने सुल्तान की उपाधि ने धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। लोधी वंश 1451 से 1526 तक लोधी वंश आ गया। यहाँ से सैयद वंश आपका खत्म हो चुका है। अब चलते हैं लोधी वंश पर। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी। तो जो लोधी वंश है इसने बहुत ही ख्याति प्राप्त की अपने समय के अनुसार। 1451 से 1526 ईस्वी जो इसका है लोधी वंश का ये टाइम पीरियड रहा है। लोधी वंश का संस्थापक फिर बता देता हूँ बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। 1504 में आगरा की जो स्थापना हुई है वो 1504 ईस्वी में हुई। सिकंदर लोधी ने की। लोधी वंश के दौरान की गई। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मूर्ति मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया। ये सिकंदर लोधी जो था ये बहुत ही जो है जलील शासक यहाँ पर हिंदुओं के लिए रहा है। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने का प्रतिबंध लगा दिया। क्रूर शासक हम इसको कह सकते हैं। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। इब्राहिम लोधी किससे हार गया? बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। इसके बाद में बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोट की
मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, यहाँ से शुरुआत होती है। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। लोदी वंश के शासनकाल में सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस एक खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार एक खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। नेक्स्ट मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। वजीर प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख। मुशर्रिफ ए ममालिक प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लोका जोखा रखने वाला। नेक्स्ट मजमू आदर उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। खजीन कोषाध्यक्ष। आरिज ए ममालिक दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय को सर्वोच्च अधिकारी। बरीद ए ममालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान खैरात दान विभाग। दीवान बंदगान दास विभाग। दीवान ए इस्ताक पेंशन विभाग। इससे आगे अब हम चलते हैं विभागों की तरफ। देखिए, दीवान ए मुश्त खराज वित्त विभाग होता था। दीवान ए कोही कृषि विभाग। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग। दीवान ए बदगान। दीवान ए खैरात। दीवान ए इस्तिहाक बनाने वाला सुल्तान। देखिए, दीवान ए मुश्त खराज का अलाउद्दीन खिजली। दीवान ए कोही का मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अर्ज बलवन। दीवान ए बंदगान फिरोजा तुगलक। दीवान ए खैरात फिरोजा तुगलक ने बनवाया। दीवान ए इस्तिहाक फिरोजा तुगलक ने इसको बनवाया। इससे आगे अब हम चलते हैं। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। इसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को सिकों जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। राजस्व कर व्यवस्था। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमिकर। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमिकर। जक़ात मुसलमानों पर धार्मिक कर। संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। आगे नेक्स्ट अब हम आपको बता देते हैं यहाँ पर खम्स, यह लूटे हुए धन, खानों तथा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिकों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल का नाम दिया गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मंगोल सेना के वर्गीकरण। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन और मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। यहाँ पर 10 अश्वारोही, 1 सर एक खेल, 10 सर एक खेल, 1 सिपह सालार, 10 सिपह सालार, 1 अमीर, 10 अमीर, 1 मालिक और 10 मलिक, 1 खान होता था। अलाउद्दीन खिजली ने
इब्ता प्रथा को समाप्त किया। इब्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़ों तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, सल्तनत कालीन कानून शरीयत कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया था। स्थान प्रसिद्धि के कारण सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए, अनहीवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में, सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा नील उत्पादन के लिए, बनारस सोने चांदी व जड़ी काम के लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और जानकारी। तो देखिए, भूमि की नाप, भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। इस प्रकार फ्रेंड्स, आज का हमारा ये मैटर यहीं ख़त्म हो जाता है। हम आपको बताते चलें, आज हमने आपको इंडियन हिस्ट्री में तुगलक वंश के बारे में बताया। तुगलक वंश जो था वो 1320 से 1398 ईस्वी तक वो उसने राज किया हिंदुस्तान पर। उसके बाद में तुगलक वंश के बाद हमारा जो वंश आता है सैयद वंश। फिर हमने आपको सैयद वंश के बारे में जानकारी दी जो 1414 से 1451 ईस्वी सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। इसके बाद में हमने आपको लोधी वंश के बारे में बताया। 1451 से 1526 ईस्वी तक हमने यहाँ आपको बताया है। उसके बाद में सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के जो यहाँ पर आपके केंद्रीय प्रशासन के मुखिया और जो इनके नाम थे, जिनके अकॉर्डिंग काम कराया जाता था, उनके यहाँ नाम बताए गए कि वो अपनी भाषा में क्या कह करके उनको बुलाते थे। मंत्री एवं उससे संबंधित विभागों के बारे में भी हमने आपको बताया। उसके बाद में राजस्व व्यवस्था के बारे में, कर वगैरह के बारे में हमने सारी कुछ बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको पता है कि हमारा चैनल जो है वो एक साइड से लेकर के पूरी इंडियन हिस्ट्री को चल रहा है। हमने यहाँ बहुत प्रयास किया है कि लाइन बाय लाइन हम हर चीज़ को लेकर के चलें और आप सभी को अवगत कराते रहें, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा देखने को ना मिले जहाँ से हमने आपको नहीं पढ़ाया हो। थैंक यू।